सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है उससे एब्सोल्यूट डिटर नहीं कर पाते हैं हम लोग फ्रॉड को। एग्जिस्टेंस जो होता है सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट का, वो पॉजिटिव फैक्टर्स होता है जब ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को, लेकिन हम इससे रिड्यूस नहीं कर पाते हैं रिस्क ऑफ द फ्रॉड को। ये हेल्प ही नहीं करता हमको रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ द फ्रॉड। सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो एब्सोल्यूट डिटर नहीं कर पाता फ्रॉड को। डिफरेंस अगर कुछ है कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो वो अंडरमाइन करता है वो अंडरमाइन करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स को इन रिलेशन टू द फ्रॉड। एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजमेंट का फेलियर कमिट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज जो एड्रेस कर रहे थे आईटी सिक्योरिटी रिस्क को। यहाँ पर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जब अलाउड कर दिया जाता है इम्प्रॉपर चेंजेस प्रोसेस के अंदर। ऐसे 330 के हिसाब से कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर देता है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑडिट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता एंड करेक्ट नहीं कर पाता किसको, रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। हाउएवर लेकिन ये इन्फ्लुएंस कर देता है ऑडिटर के इवैल्यूएशंस को। मतलब ऑडिटर इससे इवैल्यूएट कर पाएगा कि कितने इफेक्टिवली अदर्स कंट्रोल्स हैं। ऑडिटर असेस भी कर पाएगा रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। इवैल्यूएशन इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिटर के द्वारा एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब जुड़ा हुआ पार्ट है ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम्स का। ऑडिटर रीजनेबली अश्योर्स करता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एडिक्वेट है एंड सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एश्योरेंस को, जहाँ पर ऑडिटर गेन करता है, अंडरस्टैंड करता है अकाउंटिंग सिस्टम्स को जो कि रिलेट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को। स्टडी एंड इवैल्यूएशन जो होता है ऑपरेशंस का इंटरनल कंट्रोल्स का, वो भी रिलाई करता है कि कितने डिटरमाइन करना है हमको नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंस अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का। बेनिफिट्स क्या होता है अगर हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको पता पड़ पाती है एरर्स, फ्रॉड्स जो कि किस किस जगह पर लोकेट होंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के अंदर। वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो भी हमको पता चल जाती है, क्या उसको बराबर प्रॉपर्ली यूज़ किया गया है। ऑपरेशंस जो होता है प्लान, जो भी ऑपरेशन प्लान किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा वो भी हमको पता पड़ती है। वेदर क्या इफ़ेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इंटरनल ऑडिटर्स क्या अपना वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट ऑपरेशन में है। वेदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है क्या वो बियर कर रहे हैं वर्क को। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर कंट्रोल्स हैं वर्कर के रिक्रूटमेंट में या एनरोलमेंट में, अगर वो वीक हैं तो हो सकता है, लाइटलीहुड है कि डमी नेम्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे वेस्ट शीट के अंदर। ऑडिटर को इसको बहुत ही ध्यान से देखना होता है। वेदर जो कंट्रोल्स हैं क्या वो एडिक्वेटली सेफगार्ड कर रहे हैं एसेट्स को, कितने दूर तक और कितना एडिक्वेटली मैनेजमेंट डिस्चार्ज कर रहा है उसके फंक्शंस को सो फार, ताकि करेक्ट करेगा वो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को जो कंसर्न किए गए हैं। हाउ रिलायबल, कितने रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं टू द मैनेजमेंट, कितने एक्सटेंट तक एंड कितने डेप्थ तक एग्जामिनेशंस वो उसकी ज़रूरत है कैरिड आउट करने की। एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग्स भी देखना पड़ता है। क्या अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक्स एंड ऑडिट प्रोग्राम्स गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ज़रूर है इसकी। व्हाट आर द एरियाज़, कौन से एरियाज़ के अंदर कंट्रोल वीक्स हैं एंड कहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल्स लगाए गए हैं। सजेशंस भी दिए जाते हैं ताकि इम्प्रूव करें कंट्रोल सिस्टम्स को। मिस्टर वाई, वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर ऑफ वॉट एंड वेयर लिमिटेड, जो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है, मतलब बहुत ही एक्साइटेड है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ऑफ द कंपनी क्या वो सेफगार्ड कर रहे हैं कंपनी के एसेट्स को। एडवाइस कीजिए मिस्टर वाई को। रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल्स को वो एनेबल करता था ऑडिटर को जानने के लिए कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या वो एडिक्वेटली सेफगार्ड कर रहे हैं एसेट को। मिस्टर एच एक टीम मेंबर्स है ऑफ द ऑडिट ऑफ देयर एंड हियर लिमिटेड, वो इस व्यू के अंदर इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी कि क्या वो हेल्प कर रहे हैं आइडेंटिफाइड करने के लिए एरियाज़ जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल वीक है। एडवाइस कीजिए। जो रिव्यू होता है इंटरनल कंट्रोल्स का वो एनेबल करता है ऑडिटर को जानने के लिए कि कौन से एरियाज़ के अंदर एंड कितने कंट्रोल्स, कौन से एरियाज़ के अंदर और कहाँ पे कंट्रोल्स वीक हैं, कौन से एरियाज़ के अंदर और कहाँ पर कंट्रोल्स वीक्स हैं एंड कहाँ पर एक्सेसिव है। फॉर्मुलेट करना होता है ऑडिट प्रोग्राम्स जब हम लोग अंडरस्टैंड करते थे इंटरनल कंट्रोल्स को।
आफ्टर जब हम लोग सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंड कर देते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को एंड एक्चुअल ऑपरेशंस को, तब हमको क्या करना पड़ता है, ऑडिट प्रोग्राम्स को बनाना पड़ता है। ये केयर नहीं करता स्टडी एस्पेक्ट्स को। अगर वो केयर नहीं करता स्टडी एस्पेक्ट्स को, तो ये हो सकता है कि ऑडिटर प्रोग्राम्स जो है वो अनवाइडली, मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल्स को एग्जामिन नहीं किया है तो हो सकता है क्या हो जाएगा, जो भी प्रोग्राम्स बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, अनवाइडली हो जाएंगे, अननेसेसरी हैवी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो होगा ऑडिट का वो भी लॉस्ट हो जाएगा मैसिव मास एंट्रीज एंड वाउचर्स के अंदर। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानने का कि जो सिस्टम्स है क्या वो एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं सिस्टम को, तो कोई प्रॉपर फॉलोअप मैनेजमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस। आफ्टर इंस्टॉलेशन हो जाता है सिस्टम के बाद, तो मैनेजमेंट फॉलोअप नहीं लेती है कंप्लायंस का इंश्योर करने के लिए। ऑडिटर को इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये बिलीव करके चलना पड़ता है कि जो सिस्टम है वो ऑपरेशंस के अंदर ही है, मतलब ऑपरेट कर रहा है प्रॉपर्ली। रियलिटी के अंदर अगर देखें तो अगर वो नहीं होता, अगर ऑडिटर को बिलीव्स हो जाता है कि सिस्टम्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, लेकिन रियलिटी के अंदर देखेंगे तो वो ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते प्रॉपर्ली, या तो वो ऑपरेट कर रहे हैं पार्शियली, स्टेट ऑफ द अफेयर्स, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है ऑडिटर के लिए, मतलब बहुत ही गंदी सिचुएशन हो जाती है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगर वो केयर नहीं करेगा तो अगर इट वुड बी बेटर, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द क्लाइंट्स का। ये उसको एस्टिमुलेट करके बताएगा कंट्रोल्स एंड क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती है, जो एनेबल करेगा उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के लिए। जब वो ऑडिट प्रोग्राम्स को फ्रेम कर रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा अच्छे से वो फ्रेम कर पाएगा। अगर वो इस पोजीशंस के अंदर है कि वो दे सकता है नोटिस मैनेजमेंट को कि यहाँ पर आपका सिस्टम वीक है, सजेशंस भी दे सकता है मेजर्स को कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फर्दर इंटरिम डेटा जो है कोर्स ऑफ द ऑडिट के अंदर वो एसर्टेन करता है कि कितना वीकनेस है कंट्रोल्स के अंदर और कैसे उसको रिमूव कर दिया जाएगा, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर वो कंक्लूड करता है कि जो एक्सटेंडेड जो नेचर है ऑडिट प्रोग्राम्स का, वो इन्फ्लुएंस करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेशन से, मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑडिट प्रोग्राम्स को बढ़ा देना पड़ेगा। यहाँ पर वो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना टेस्ट चेक करेगा, उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स को देख कर जहाँ पर भी सिग्निफिकेंस लगता है उसको वहाँ पर उसको ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स अगर होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन इट्स कंटेक्स्ट एंड वर्किंग, जो एनेबल कर देगा ऑडिटर को। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो ये ऑडिटर को एनेबल कर देता है कि अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोग्राम्स जो है वो अप्लाइड किए जाएंगे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जहाँ पर कवर किया जाएगा ऑडिट प्रोग्राम्स को। इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक निकलते हैं थोड़े एरियाज़ के अंदर तो ऑडिटर क्या करता है, चूज़ करता है ऑडिटिंग प्रोग्राम्स को या तो टेस्ट को, अदरवाइज माइट नॉट रिक्वायर, अगर रिक्वायर्ड नहीं होता तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा चेकिंग को, कवर करेगा लार्ज नंबर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को या तो अदर आइटम्स को। अदरवाइज़ वो एग्जामिन कर सकता है एंड एट द टाइम वो परफॉर्म कर सकता है एडिशनल टेस्ट को, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता ऑडिटर के द्वारा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स जो है वेजेस के ऊपर अगर वीक निकलते हैं तो हो सकता है कि डमी वर्कर्स को पेड किया जा रहा हो, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इंक्लूड करेगा ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेजेस डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोग्राम्स को। मतलब ऑडिटर देखेगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वेजेस को, ताकि वो फाइंड आउट कर पाए कि वर्कर्स जो है वो टर्न अप तो नहीं कर रहे हैं रिसिप्ट ऑफ द वेजेस, मतलब फाड़ तो नहीं रहे रिसिप्ट किसकी, वेजेस की, और डमी वर्कर दिखा के वेजेस की रिसिप्ट बना के उसको फाड़ तो नहीं रहे हैं ना, वैसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। ऑन अदर एंड के ऊपर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है वो इंटरनल कंट्रोल्स सेल्स एंड द ट्रेड रिसीवेबल से, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस सिर्फ कंफर्म कर लेता है रीजनेबल क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, यानी बैलेंस शीट के डेट के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर वो सिर्फ क्या देख लेता है, ये देख लेता है कि उसका बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल का। बट लेकिन अगर कंट्रोल्स वीक होते हैं तो वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा ईयर क्लोजिंग के ऊपर, मतलब डेट ऑफ द क्लोजिंग के ऊपर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेगा।
ये एलिमिनेट करता है रिस्क ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड्स को जो अकर्ड होता है किसके बिटवीन में, इंटरवीनिंग पीरियड्स के बिटवीन में, मतलब बैलेंस शीट डेट से लेकर जब वो ऑडिट कर रहा है वो स्टेट के बीच में जो भी इंटरवीनिंग पीरियड हुआ ये इसके बिटवीन के अंदर क्या होते हैं, फ्रॉड्स और एरर अकर्ड हो सकते हैं, उसको एलिमिनेट करना है, मतलब वो ख़त्म कर देगा कि इसके बिटवीन में फ्रॉड्स और एरर ना हो पाए। ऑल्सो वो उस सिचुएशंस में होता है कि वो डिसाइड करता है लार्ज कवरेज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी बहुत सारे ट्रेड रिसीवेबल्स के एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लेता है वो। इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल्स मेथड को, रिव्यू जो होता है इंटरनल कंट्रोल्स का वो किया जाता है कैसे, स्टडी करके, एग्जामिन करके, इवेल्युएट करके कंट्रोल सिस्टम्स को जो कि इंस्टॉल की गई है मैनेजमेंट के द्वारा। फर्स्ट स्टेप्स के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हमको डिटरमाइन करना पड़ता है कंट्रोल्स को एंड द प्रोसीजर्स को जो कि लेट डाउन की गई है मैनेजमेंट के द्वारा। रीड करना पड़ता है कंपनीज़ के मैनुअल्स को, स्टडी करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को, फ्लो चार्ट्स को जो कि बनाए गए हैं। इंक्वायरीज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं इसको, किससे, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज़ से। ऑडिटर्स जो है वो एसर्टेन करता है कैरेक्टर के, कैसा कैरेक्टर्स है, स्कोप है, एफिशिएंसी है ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स की। इससे उसको क्या मिलेगा, इससे वो सेटिस्फाइड हो सकता है कि सारे जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट किए गए हैं एंड प्रोसेस किए गए हैं वो प्रॉपर हैं, एंड लर्न वो उसको पता भी चल जाएगी कि जो नेचर्स ऑफ द कंट्रोल्स है वो रिलायबल हैं, क्या वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपनी के एसेट्स को, क्या कॉल्स फॉर द कंसिडरेबल, मतलब वो उन लोगों को बुलाएगा जिनके पास स्किल एंड नॉलेज है ताकि वो क्या कर पाए, इन्फॉर्मेशंस अवेल कर पाए रिटर्न के अंदर। ऑडिटर किसको चुनेगा इसके लिए, राइट पीपल्स को चुनेगा, राइट क्वेश्चंस करेगा उनसे ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले पाए जो उसको चाहिए। अगर होता है कि अगर ये बहुत ही अच्छा होता है अगर ऑडिटर क्या करे, रिटर्न नोट्स बना ले रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस की एंड प्रोसीजर्स की जो कंटेन किए जाते हैं मैनुअल या तो एज सर्टेन किए जाते हैं, इंक्वायरी करके वो निकालता है वो इन्फॉर्मेशंस की, वो क्या करेगा, नोट्स बना लेगा। फैसिलिटेट करना है एक्यूमुलेशंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है प्रॉपर रिव्यू करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर क्या करेगा, यूज़ करेगा फॉलोइंग जो हेल्प करेगा उसको एसिमुलेट करने के लिए, सिस्टम्स को इवैल्यूएट करने के लिए सिम्स को। इसके अंदर क्या आता है, तो नरेटिव रिकॉर्ड्स आते हैं। नरेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, तो हम लोग कंप्लीट चेकिंग करते हैं। ये कहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिस्टम्स जो कि फाइंड आउट किया जाता है ऑपरेशंस के अंदर ऑडिटर के द्वारा। एक्चुअल टेस्टिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस होता है वो भी ज़रूरी होता है। जब रिकॉर्डिंग जो होता है, जब बिफोर मतलब पहले, रिकॉर्डिंग के पहले यानी क्या होता है, टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशंस किया जाता है जो कि ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग रिकॉर्ड में लेते हैं उसके पहले, जब भी रिकॉर्ड्स को डेवलप करते हैं उसके पहले ये हमको रिकमेंड करता है कि कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स तो नहीं है ना कोई, ये हमको रिकमेंडेशंस क्या होता है, इट में भी रिकमेंड किया जाता है कि केस के अंदर जहाँ पर कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स जो है ऑपरेशंस के अंदर, यानी कि ये हम लोग कब करते हैं जब कभी फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स होती है ऑपरेशंस के अंदर, तब हम लोग ये नैरेटिव रिकॉर्ड्स करते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। ऑपरेशंस वुड बी, यहाँ ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, क्योंकि अगर लार्ज के अंदर करने जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारा डेटा होगा और इतना सारा डेटा चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग। बेसिक डिसएडवांटेज क्या है नैरेटिव रिकॉर्ड्स का, कंप्रीहेंड सिस्टम करता है ये ऑपरेशंस का जो कि क्वाइट डिफ़िकल्ट है, मतलब पूरे सिस्टम्स को कंक्लूड करना, कंप्रीहेंड करना है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आइडेंटिफाइड करना है वीकनेस या तो गैप्स इन द सिस्टम्स, वो भी क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज होता है। इनकॉर्पोरेट चेंजेस अगर कोई अराइज होते हैं अकाउंटिंग के अंदर या तो रीशिफ्टिंग के अंदर, मैन पावर के अंदर एक्सेट्रा, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, वो भी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। चेक लिस्ट क्या होती है, तो सीरीज़ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड और या तो क्वेश्चंस जो कि मेंबर्स ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ फॉलोड करता है एंड और आंसर करता है, यानी चेक लिस्ट बना के दे दी जाती है किसको, मेंबर्स को ऑडिट के, वो लोग क्या करते हैं उसको आंसर करते हैं। ये यस नो में होती है, क्वेश्चनर के अंदर होती है। जब कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो है अगर वो इनिटिएट करती है स्पेस को अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस, जो आंसर्स जो है चेक लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस का अगर वो यूजुअली यस होता है, नो होता है या तो नॉट एप्लीकेबल होता है, मतलब इसका आंसर किसके अंदर होता है, यस नो या तो नॉट एप्लीकेबल के अंदर होता है। ये हमको गेन करती है जॉब रिक्वायरमेंट के लिए एंड इंस्ट्रक्ट करती है फ्रेम करने के लिए रिगार्डिंग कि कितने डिज़ायरेबल एलिमेंट्स हैं कंट्रोल्स के अंदर। एग्जांपल के तौर पे थोड़े एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें चेक लिस्ट के, इंस्ट्रक्शंस जो भी गिवन इंस्ट्रक्शन दी जाती है
कि क्या आर द टेंडर्स कॉल्ड बिफोर द प्लेसिंग द ऑर्डर, क्या टेंडर्स मंगाए गए थे ऑर्डर प्लेस करने से पहले, क्या परचेस जो हैं वो रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पे हैं, क्या जो परचेस ऑर्डर है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, क्या जो परचेस ऑर्डर है वो प्री नंबर्ड है, मतलब उनको प्रॉपर्ली नंबर करके रखे हैं, क्या जो इन्वेंटरीज कंट्रोल्स अकाउंट है क्या वो मेंटेन किए गए हैं पर्सन के द्वारा जो नथिंग टू डू विद द कस्टडी, उसके पास उसकी कस्टडी रहनी नहीं चाहिए लेकिन उसके द्वारा वो मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी उसके पास वो रहने नहीं चाहिए लेकिन उसके पास वो रखे गए हैं, टू वर्क रिसिप्ट ऑफ द इन्वेंटरी, इंस्पेक्शंस ऑफ द इन्वेंटरी एंड परचेज ऑफ द इन्वेंटरीज, यानी ये सारी चीज़ें इन्वेंटरीज का इंस्पेक्शंस, उसका क्या है रिसिप्ट और उसका क्या है परचेस, कंप्लीट चेक लिस्ट जो है वो स्टडीड की जाती है प्रिंसिपल मैनेजर या तो सीनियर के द्वारा, जो एसर्टेन करती है एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स एंड इवेल्युएट करती है उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंसी। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेटेड में, कंप्रीहेंसिव सीरीज़ होती है क्वेश्चंस की, जहाँ पर किसके रिलेशंस में होती है, कंसर्न करती है ये इंटरनल कंट्रोल्स को, जहाँ पर वाइड यूज्ड किया जाता है फॉर्म्स को कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशंस, किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसीज, मतलब एग्जिस्टेंस कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं, एफिशिएंट है इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है क्वेश्चनल्स अप्रोच, जब हमको ओवरसाइट करना होता है, ओमिट करना होता है सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज़ का, प्रोग्राम्स का जो कि लेस अकर्ड हो रहे हैं, अगर प्रॉपर क्वेश्चनल्स होता है तो इंटरनल कंट्रोल्स होता है वो इवेल्युएट किया जाता है कंप्लीट एक ही बारी के अंदर या तो इन सेक्शंस के अंदर, और रिव्यू जो होता है वो इजी हो जाता है, इंटरनल रिव्यू जो होता है वो भी इजी हो जाता है इंटरिम बेसिस के ऊपर, जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो प्रोवाइड करता है ऑर्डर, जहाँ पर डिस्क्लोज़ किया जाता है कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी अगर कोई है तो, अगर जनरल प्रैक्टिस होती है रिव्यू करने की इंटरनल कंट्रोल्स सिस्टम्स की एनुअली एंड उसको रिकॉर्ड किया जाता है रिव्यू डिटेल्स को, मतलब एनुअली अगर कोई सिस्टम्स का क्या हो रहा है रिव्यू हो रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे को मिल जाता है रिव्यू के तौर पर, डिटेल्स मिल जाती है हमको। क्वेश्चनल्स जो होता है वो जनरली क्वेश्चंस करता है जिसके अंदर क्या होता है यस आंसर होता है, जब सेटिस्फैक्टरी पोजीशंस हो जाती है, मतलब सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है इंटरनल कंट्रोल से, नो होता है आंसर जब वीकनेस होता है सिस्टम्स के अंदर, प्रोविजंस जो है वो किए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए या तो फर्दर डिटेल्स के लिए, अगर आंसर नो होता है तो मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि क्यों आपका आंसर नो है, उसका रीजंस बताइए, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। क्वेश्चंस जो रिलेवेंट नहीं होते बिजनेस के, वहाँ पर क्या लिखा जाता है, नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है। क्वेश्चनल्स जो है वो यूजुअली इश्यूड किया जाता है क्लाइंट के द्वारा, एंड क्लाइंट वो रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग इसको फिल करके दीजिए, कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स जो हैं एंड एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको फिल करते हैं। अगर परस्यूअल्स जो होता है आंसर का, अगर वो इनकन्सिस्टेंस होता है या तो अपेरेंट होता है, इनकॉन्ग्रुएंस नोटिस्ड होती है, अगर कोई मैटर्स जो भी हैं उसको फर्दरली डिस्कस किया जाता है ऑडिटर्स के स्टाफ्स के साथ, किसके द्वारा, क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ताकि क्लियर पिक्चर मिल पाए। जो कंसर्न ऑडिटर है वो प्रिपेयर करता है रिपोर्ट को कि कितनी डेफिशिएंसीज हैं एंड क्या क्या रिकमेंडेशंस किए जाएंगे इम्प्रूव करने के लिए, यानी क्या क्या सजेशंस दिए जाएंगे कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फ्लो चार्ट्स, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होता है ईच पार्ट के लिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होता है ईच पार्ट के लिए ऑफ द कंपनी सिस्टम्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। यहाँ पर फ्लो चार्ट्स जो होता है ये कंसिडर करता है मोस्ट कंसाइंस वे, यानी बहुत ही कंसाइंस वे होता है, मतलब बहुत ही अच्छा रास्ता होता है ये रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिटर्स का रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स। ये मिनिमाइज़ करता है अमाउंट को नरेटिव एक्सप्लेनेशंस के अंदर, मतलब नरेटिव एक्सप्लेनेशंस मतलब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर मिनिमाइज़ किया जाता है अमाउंट्स को, एंड देयर बाय अचीव किया जाता है कंसिडरेबल कंसिडरेशंस, या तो प्रेजेंटेशंस अगर पॉसिबल नहीं होती कोई अदर फॉर्म्स के अंदर तो
यानी अचीव किया जाता है कंसिडरेशंस, और अगर प्रेजेंटेशंस पॉसिबल नहीं होती कोई अदर फॉर्म्स के लिए तो ये हमको बर्ड आई व्यू दे देता है सिस्टम्स का, मतलब पूरे सिस्टम्स का बर्ड आई व्यू में आपको मिल जाता है। कैसे ट्रांजेक्शन्स जो है एंड इंटीग्रेशंस जो है एंड जो डॉक्यूमेंटेशंस किए गए हैं, कैसे वो सब चीज़ें की गई है, वो भी ईजिली सपोर्ट किया जाता है। एंड इम्प्रूवमेंट अगर कोई है तो वो भी सजेशंस दिया जाता है कि आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये ज़रूरी होता है ऑडिटर के लिए स्टडी करना सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस जो भी कैरिड आउट किए जाते हैं उसके रिलेशंस में कंसर्न से। इसके अंदर क्या आएगा तो नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़, उसकी वेरियस चैनल्स ऑफ द गुड्स एंड द मटेरियल्स एज वेल एज कैश बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड ऑल्सो कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी इन सब का नॉलेज हमको मिल जाता है फ्लो चार्ट्स की मदद से। दिस विल हेल्प, ये हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को, कि इंटरनल कंट्रोल्स करेक्ट पर्सपेक्टिव है ना, इंटरनल कंट्रोल्स का करेक्ट पर्सपेक्टिव है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए एंटिटीज़ वर्क कर रही है क्या इंटरनल कंट्रोल्स भी उसी दायरे में वर्क कर रहे हैं ना। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द योर एंड माई लिमिटेड, टीम मेंबर्स जो होता है ऑडिटर का वो यूज़ करता है मेथड अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से जो नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनीज़ के वो रिक्वायर्ड किया जाता है आंसर करने के लिए एम्प्लॉयज़ के द्वारा ऑफ द कंपनी। आफ्टर जब ऑब्टेन किया जाता है आंसर्स को तो डिस्कशंस किया जाता है उस आंसर्स का टीम मेंबर्स के साथ जो कि ऑडिटर हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के उनके साथ, जो कि क्लियर पिक्चर दिखाता है। स्टेट कीजिए मेथड को, ये मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इवैल्यूएट कीजिए इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ डिस्कस अबाउट, जो मेथड इवैल्यूएट की गई है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए यूज़ की गई है अबाउट क्वेश्चंस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनल्स, क्योंकि जो क्वेश्चनल्स मेथड होता है उसके अंदर नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं किसके रिलेशंस में, इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेशंस में ऑफ द कंपनी, वो रिक्वायर्ड करता है आंसर करने के लिए बाय द एम्प्लॉयज़ के जो कंपनी है, एंड जो आंसर किए गए हैं क्वेश्चंस वो ऑब्टेन किए गए हैं, यानी आंसर किया जाता है किसके द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा ऑफ द कंपनी। एंड जब आंसर किए गए थे क्वेश्चंस वो भी ऑब्टेन किए जाता है, जो भी आंसर किए गए थे क्वेश्चन उसको ऑब्टेन किया जाता है, मतलब उसको लिया जाता है और डिस्कशन किया जाता है उसके ऊपर। अगर आंसर्स जो हैं डिस्कशन किया जाता है रिलेटिंग टू दोज आंसर्स, उन आंसर्स का डिस्कशन किसके साथ किया जाता है, टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर के साथ उसका डिस्कशन किया जाता है, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज़ को क्लियर पिक्चर मिलता है ऑडिटर के टीम मेंबर्स के साथ एंड एम्प्लॉयज़ के साथ ऑफ द कंपनी, ताकि क्लियर पिक्चर मिल पाए हमको। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। हेल्थी एंड यूजफुल लिमिटेड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है एज वेल एज ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, उस पर्पज़ के लिए वो इवैल्यूएट कर रही है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द हेल्थी एंड यूजफुल लिमिटेड। जो टीम मेंबर है ऑडिटर का ऑफ द कंपनी वो यूज़ कर दिया मेथड अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से जो होल ट्रांजेक्शन है, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, होल डिस्क्रिप्शन जो है इंटरनल कंट्रोल्स का वो कैसे ऑपरेट कर रहा है उसका रिकॉर्ड किया जाता है। आइडेंटिफाइड कीजिए मेथड, ये मेथड को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनल कंट्रोल्स जो भी मेंशन किए गए थे अब उसके अंदर से, तो ये मेथड जो इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल्स ही रेफर करता है नैरेटिव रिकॉर्ड्स का, क्योंकि यहाँ पर नैरेटिव रिकॉर्ड्स मेथड जो होती है उसके अंदर क्या होता है, सारा डिस्क्रिप्शन इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेशंस का एंटिटीज़ के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। नैरेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ मेथड है जो अप्रोप्रिएट होती है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज वेल एज द ट्रेडिंग बिजनेस जो भी मेंशन किया गया है इन द क्वेश्चंस अबाउट केस के अंदर। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स देखते हैं। आफ्टर एस्टिमुलेटिंग, मतलब एस्टिमुलेटिंग मतलब देखने का, इंटरनल कंट्रोल्स को देखने के बाद ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिन करता है कि कितना वेदर क्या और कितने दूर तक एक्चुअली वो ऑपरेशंस में हैं। फॉर दिस रिसॉर्ट किया जाता है एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम्स को, मतलब टेस्टिंग की जाती है सिस्टम्स को कि सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ना, ऑपरेट कर रहा है ना। दिस डज नॉट सिलेक्टिव बेसिस, मतलब इसको सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर नहीं किया जाता, प्लान किया जाता है टेस्टिंग का ऐसे मैनर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं उसको कवर किया जाता है उसके अंदर। यहाँ पर पीरियडली बेसिस के ऊपर किया जाता है, मतलब कि 3 साल के अंदर किया जाएगा या ऐसे पीरियड बेसिस पे किया जाता है। सिलेक्टिव टेस्टिंग जो होता है वो किया जाता है एप्लीकेबल प्रोसीजर्स के द्वारा, एंड जो ऑडिटिंग है उसको भी इन डेप्थ किया जाता है। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है, ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस के जो कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिव वर्क कर रहे हैं ना, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं ना,
डिज़ाइन करना है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी सूटेबल्स होता है डिज़ाइंस प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स थ्रू द पीरियड, और देखा जाता है कि ऑपरेशन कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स पीरियड के दौरान में। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है एलिमेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट के, जहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाता है एनवायरमेंटल कंट्रोल एनवायरनमेंट को, जो कि यूज़ किया जाता है ऑडिटर के द्वारा रिड्यूस करने के लिए रिस्क को। थोड़ी प्रोसीजर्स के अंदर जो परफॉर्म की गई है उसके अंदर ऑब्टेन किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है अकाउंटिंग का एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का जो स्पेसिफिकली प्लान किया गया है। टेस्ट ऑफ द जो स्पेसिफिकली प्लान किए गए कैसे टेस्ट कर सके कंट्रोल्स को, लेकिन ये प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस को अबाउट द इफेक्टिवनेस के कितने इफेक्टिव डिज़ाइन किए गए, ऑपरेट किए गए हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, जो कि रिलेवेंट है सर्टेन असर्शंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंड करना है अकाउंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, जो पर्टेन कर रहा है कैश को, मतलब कैश को कैसे कैश का अकाउंटिंग किया जा रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के द्वारा। ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस का थ्रू द इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन, यानी बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस भी वो देखता है इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कि कैसे किया जा रहा है उसको। ऑडिटर जो है वो कंक्लूड करता है प्रोसीजर जो भी परफॉर्म किए गए हैं, अंडरस्टैंड करके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को ये प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस जो कि सूटेबल है डिज़ाइन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को जो कि रिलेवेंट है पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी असर्स किया जा रहा है, ऑडिटर जो है वो यूज़ कर रहा है ऑडिट एविडेंस ताकि वो सफिशिएंटली रिड्यूस कर पाए रिस्क को और सपोर्ट कर पाए कंट्रोल्स रिस्क असेसमेंट को। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, इंस्पेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को जो सपोर्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस को एंड अदर एविडेंस को, जिससे ऑडिट एविडेंस मिलेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। एग्जांपल के तौर पे वेरीफाई करना है ट्रांजैक्शंस को कि ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड किए जा रहे हैं ना, इंक्वायरीज़ करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है इंटरनल कंट्रोल्स का, जहाँ पर जो लीव नहीं करता है ऑडिट ट्रेल्स को, मतलब जहाँ पर ऑडिट ट्रेल्स जो होती है क्या उसको तोड़ा तो नहीं जा रहा है ना, वैसा देखना है कि वैसा इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है इंटरनल कंट्रोल्स का कि जो ऑडिट ट्रेल से क्या उसको तोड़ा तो नहीं जा रहा है ना। एग्जांपल के तौर पर डिटरमाइन करना है कि कौन एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है सारे फंक्शंस को जो कि सपोर्ट कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, मतलब डिटरमाइन करना है कि कौन एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है सारे फंक्शंस को एंड क्या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखा जा रहा है ना। री परफॉर्म करना है इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऑडिटर खुद परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर खुद परफॉर्म करेगा किसको, प्रोसेस को। ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंसी एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ या तो कंट्रोल्स जो ओरिजिनली परफॉर्म किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। एग्जाम्पल के तौर पर जो रिकन्सिलेशन किया गया है बैंक स्टेटमेंट का, ऑडिटर क्या करेगा, उसको फिर से री परफॉर्म करेगा, मतलब फिर से वो बनाएगा और चेक करेगा कि प्रॉपर किया है ना, कंट्रोल्स जो हैं वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं ना, एंटिटीज़ के कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क करना है। टेस्ट करना है इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस को स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू, या तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शंस को देखना है। इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेस करना है प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स को, ये हम लोग आगे देखेंगे आईटी सिस्टम्स के अंदर चैप्टर 6 के अंदर। जब ऑब्टेन किया जाता है ऑडिट एविडेंस जब उनको मिल जाता है ऑडिट एविडेंस कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो ऑडिटर कंसिडर करता है कि क्या उसको अप्लाइड करना चाहिए कंसिस्टेंस विद वेयर दे अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड एंड बाय होम दे वेर अप्लाइड, क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं और कौन उनको अप्लाइड कर रहा है, ये सब उसको देखना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस से हमको क्या पता चलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइज्ड, कॉन्सेप्ट जो होता है इफेक्टिव ऑपरेशंस का वो रिकॉग्नाइज करता है कि सम डेविएशंस जो है वो अकर्ड हो सकते हैं, सम डेविएशंस अकर्ड हो सकते हैं। जो डेविएशंस है वो प्रिस्क्राइब करता है कंट्रोल्स को, जहाँ पर फैक्टर्स जो हैं कौन से फैक्टर्स से डेविएशंस आ सकता है, अगर की पर्सनल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशंस आ रही है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ह्यूमन एरर, इनकी वजह से क्या हो सकता है, इनकी वजह से डेविएशंस आ सकता है। जब डेविएशंस डिटेक्ट होता है तो ऑडिटर क्या करता है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज करता है किसके रिगार्डिंग में, इन मैटर्स के रिगार्डिंग में,
यहाँ पर जो टाइमिंग होता है स्टाफ का चेंजेस, मतलब स्टाफ ने कब चेंज किया, मतलब जब स्टाफ ने चेंज किया उसका टाइमिंग भी देखा जाता है कि किस टाइम पे कौन सा स्टाफ था और कब उसने चेंज किया है, कि इंटरनल कंट्रोल्स फंक्शंस के अंदर देखा जाता है ये सारी चीज़ें। ऑडिटर जो है वो इंश्योर्स करता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को, कि टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो है वो अप्रोप्रिएटली कवर्ड कर रहे हैं सारे चेंजेस और फ्लक्चुएशंस को। रिजल्ट्स होता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स का, वो बेस्ड किसके ऊपर होता है कि कैसे ऑडिटर ने इवेल्युएट किया है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो डिज़ाइन, ऑपरेट एंड कंप्लीट हैं। असेस करने के लिए कंट्रोल रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ता है, डेविएशंस। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑडिटर कंक्लूड करता है असेस लेवल ऑफ द कंट्रोल रिस्क को, जो कि रिवाइज भी हम लोग कर सकते हैं, रिवाइज करने की ज़रूरत उसको पड़ सकती है हमको। अगर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है इन केस, अगर इन क्या होता है ऑडिटर मॉडिफाइड कर देता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कंक्लूजन्स बिफोर कंक्लूजन्स के पहले तो ये रिजल्ट करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब फिर ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा एंड ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। कंसिडर करना है कि जो असेस कंट्रोल रिस्क है वो कंफर्म्ड है, मतलब जो भी रिस्क को असेस किया गया है वो कंफर्म्ड है। अगर कोई डेविएशंस होते हैं अकाउंटिंग के अंदर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, तो ऑडिटर क्या करेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा, कंसिडर करेगा कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पे वो इंक्वायरी करेगा, कंक्लूड करेगा डेविएशंस को, जो कि प्रिलिमिनरी असेस करेंगे कंट्रोल रिस्क को। ये सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि क्या करेगा, प्रिलिमिनरी असेस करेगा कंट्रोल रिस्क को, जो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अमेंड भी कर सकता है अनलेस अगर उसको लगता है कि ऑडिट एविडेंस जो उसने ऑब्टेन किया गया है अदर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल से वो सपोर्ट नहीं करता है असेसमेंट को। जब ऑडिटर कंक्लूड करता है असेस लेवल ऑफ द कंट्रोल रिस्क को, तो उसको ज़रूरत होती है कि उसको देखना पड़ता है कि क्या उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्या उसको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी उसकी प्रोसीजर को लगा रहा है उसको क्या उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अगर सजेस्ट किया जाता है कि जो एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स है अगर वो टेस्ट किए जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिन्स किए जा रहे हैं उसको इन डेप्थ के अंदर, मतलब क्या सजेशन दिया जा रहा है कि जो एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाए, प्रोसीजर्स को भी टेस्ट किया जाए और एग्जामिन किया जाए इन डेप्थ के अंदर। अगर प्रोसीजर टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट करना है कंप्लायंस को प्रोसीजर्स के साथ जो कि लेट डाउन की गई है मैनेजमेंट ने, यानी मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर बताई है उस प्रोसीजर्स के हिसाब से ही कंप्लायंस हो रहा है ना, इन रेस्पेक्ट्स ऑफ द इनिटिएशन, और मतलब इनिटिएट कैसे हो रहा है, मतलब कैसे इनिटिएट हो रहा है, ऑथराइजेशन कौन कर रहा है, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ईच स्टेज के ऊपर कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो सब यहाँ पर देखा जाता है।